गर्त जैसे प्रशांत महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों भागों के सीमांत विनाशात्मक प्लेट सीमा से सम्मिलित होने के कारण यहाँ पर कई गर्तें पाई जाती हैं। जैसे स्मरणीय है कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में इन गर्तों की अधिकता मिलती है। मैरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है। कारामाटिक गर्त, एल्यूसियन गर्त, क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, फिलिपाइन गर्त, आटाकामा गर्त, रिक्यू गर्त, नीरो गर्त, ब्रुक गर्त, बैली गर्त, प्लानेट गर्त आदि प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्तें हैं। अब आते हैं द्वीप। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक संख्या में लगभग 20,000 द्वीप अवस्थित हैं। अधिकतर द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे छोटे हैं, जैसे जापान, फिलीपींस, न्यूगिनी, न्यूजीलैंड जैसे कुछ बड़े द्वीप महाद्वीप द्वीप कहलाते हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत के अंतर्गत हैं, जैसे पूर्वी प्रशांत के अंतर्गत एल्यूसियन, ब्रिटिश कोलंबिया व चिली प्रमुख द्वीप हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्सों में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर प्लेटों की टक्कर से हुई वलयन क्रिया एवं ज्वालामुखी से निर्मित हैं। इनमें क्यूराइल, जापान, फिलीपाइन, न्यूजीलैंड आदि समूह में द्वीप पाए जाते हैं। बेसिन एल्यूसियन बेसिन, पूर्वी व पश्चिमी कैरोलिन बेसिन, फिजी बेसिन, जैफरिन बेसिन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया बेसिन, दक्षिण पूर्वी प्रशांत बेसिन, पेरू, चिली के पश्चिम में प्रशांत आर्कटिक बेसिन आदि। प्रशांत के सीमांत सागर एवं खाड़ियाँ अमेरिकी महाद्वीप के अनुदैर्ध्य तटों के कारण प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में सीमांत सागर एवं खाड़ियों का सामान्यतः प्रभाव है। इस क्षेत्र में केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी तथा तटों एवं द्वीपों के मध्य जलमग्न भाग ही हैं। प्रशांत महासागर के अधिकांश सीमांत सागर एवं खाड़ियाँ इसके पश्चिमी हिस्से अर्थात एशिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ हैं। इनमें उत्तर से दक्षिण बेरिंग सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, सैली बीच सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के पास अरापुरा सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मध्य तस्मानिया के नज़दीक आदि प्रमुख हैं। अब विश्व का दूसरा महासागर यानी अटलांटिक महासागर पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीपों जबकि पश्चिम में उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के मध्य में अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के आकार में इस महासागर का विस्तार है। इसके उत्तर में ग्रीनलैंड एवं आर्कटिक महासागर जबकि दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है। यह महासागर पृथ्वी का 1/6वां भाग समाहित किए हुए है एवं विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। महाद्वीपीय मगन तट अटलांटिक महासागर सामान्यतः विस्तृत मगन तटों से युक्त है, हालांकि इसमें पर्याप्त विविधता भी है। अटलांटिक महासागर का कुल क्षेत्र के 13.3% भाग पर विस्तृत है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों ओर विशिष्ट उत्तरी पश्चिमी यूरोप एवं उत्तर पूर्वी अमेरिका के तटों के पास मगन तट जहाँ 240 से लेकर 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं, वहीं दक्षिणी अटलांटिक विशिष्ट अफ्रीकी तटों के पास इनकी चौड़ाई 80 से लेकर 160 किलोमीटर होती है। मध्य अटलांटिक महासागर यानी कटक। मध्य अटलांटिक कटक को अटलांटिक महासागर की सबसे विशिष्ट संरचना माना जाता है। यह अटलांटिक महासागर के लगभग ठीक मध्य में उत्तर में आइसलैंड से शुरू होकर एस की आकृति में यानी दक्षिण में बोवेट द्वीप के मध्य विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है एवं इसकी गहराई सागर तल से 4 किलोमीटर से नीचे नहीं जाती है। हालांकि कहीं कहीं अधिक ऊंचा है। कहीं अधिक ऊंचा है एवं द्वीपों के रूप में भी नजर आता है। आइसलैंड, ओजर्स द्वीप आदि इसी तरह की संरचना है। रोमेंस से ट्रेंच भूमध्य सागर रेखा के नज़दीक मध्य अटलांटिक कटक को अडोल्फिन उभार या उत्तरी भाग एवं चैलेंजर उभार दक्षिणी भाग में विभाजित करता है। लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास यह कटक सर्वाधिक चौड़ा है। यहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार का नाम दिया गया है।
दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास कटक का एक हिस्सा पश्चिम अफ्रीका की ओर निकला हुआ है। इसे वाल्विस कटक का नाम दिया गया है। गर्त अटलांटिक महासागर गर्त अटलांटिक महासागर के रचनात्मक प्लेट सीमा पर स्थित होने के कारण इसमें अधिक संख्या में समुद्री गर्तें नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया कि अटलांटिक महासागर की आकृति एस अक्षर के आकार की होती है, जैसे एस की तरह ही ये बना हुआ है। इसके तट हैं जैसे एस की तरह ही, जैसे देखो ये एस का तरह ही अक्षर है जो बन रहा है। यहाँ पर मुख्यतः दो गर्तें साउथ सैंडविच तथा प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त अवस्थित है। अब इसमें अटलांटिक महासागर मुख्यतः एजोर्स का पाइको द्वीप, केप वर्दे द्वीप, भूमध्य रेखा के नज़दीक सेंट पॉल द्वीप आदि मध्य अटलांटिक कटक की उभरी हुई चोटियाँ हैं। इनके अलावा ब्रिटिश द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, न्यूफाउंडलैंड एवं अटलांटिक के उत्तरी हिस्सों के महत्वपूर्ण तटीय द्वीप हैं। अब आता है इसमें बेसिन। लेब्राडोर बेसिन उत्तर में ग्रीनलैंड के तट पर एवं दक्षिण में न्यूफाउंडलैंड उपहार के मध्य अवस्थित है। आइबेरियन बेसिन या उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय बेसिन अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में एजोस द्वीप के उत्तर में 38 डिग्री से लेकर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। इसको आइबेरियन बेसिन भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय बेसिन उत्तरी अटलांटिक का सबसे बड़ा बेसिन है। अब आता है कैप वर्दे बेसिन। अफ्रीका के लाइबेरिया तट एवं मध्य अटलांटिक कटक के मध्य अवस्थित है। गिनी बेसिन भूमध्य रेखा के नज़दीक अफ्रीका के गिनी तट के साथ अवस्थित है। उत्तरी भाग सियरा गिलियोन बेसिन भी कहलाता है। ब्राज़ील बेसिन लगभग भूमध्य रेखा से शुरू होकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार ब्राज़ीलियन तट के सहारे है। केप बेसिन अफ्रीका के पश्चिम में गिनी बेसिन के दक्षिण में अवस्थित है। अर्जेंटीना बेसिन दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के तट एवं मध्य अटलांटिक कटक के मध्य अवस्थित है। अगुल्हास बेसिन दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड ऑफ आशा अंतरिक्ष के दक्षिण में अवस्थित है। अटलांटिक के सीमांत सागर एवं खाड़ियाँ उत्तरी अटलांटिक में मगन तटों के विस्तार एवं यूरोप के तटीय भागों के डूब जाने से सागर एवं खाड़ियाँ दक्षिणी अटलांटिक की तुलना में अधिकता पाई जाती है। मध्य अमेरिकी क्षेत्र में अवस्थित कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर है एवं दूसरा स्थान भूमध्य सागर का ही काला सागर को भूमध्य सागर का सीमांत सागर माना जाता है। अटलांटिक के प्रमुख सीमांत सागर एवं खाड़ियाँ ग्रीनलैंड व यूरोप से जुड़े, उत्तर एवं मध्य अमेरिका से जुड़े। ग्रीनलैंड व यूरोप से जुड़े हैं ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वे सागर, भूमध्य सागर, इंग्लिश चैनल। धातव्य है कि अफ्रीकी महाद्वीप तट पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत गिनी की खाड़ी स्थित है। अब आता है उत्तरी एवं मध्य अमेरिका से जुड़े, जैसे बेफिन की खाड़ी, लेब्राडोर की सागर, कैरिबियन सागर, फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अब आता है इसमें तीसरा महासागर हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, जो भारत के नाम पर यानी हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है। जैसे हिंद महासागर प्रशांत एवं अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा एवं कम औसत गहराई है, लगभग 4000 मीटर वाला है। इस दृष्टि से इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अन्य कई मानकों के आधार पर भी हिंद महासागर प्रशांत एवं अटलांटिक से अलग माना जाता है। जैसे इसकी उत्तरी सीमा भू आबद्ध है, नितल पर उच्चावच की असमानता भी बेहद कम है, गर्तों का अभाव है, महाद्वीपीय मगन तटों की कमी है, सीमांत सागरों की संख्या भी कम है आदि। भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक अवस्थिति के चलते हिंद महासागर त्रिभुजाकार विशिष्ट आकृति में दिखाई देता है। भारत की लंबी तटरेखा हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। आप सब लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि हिंद महासागर कैसा है। जैसे ये इसका नाम हिंद महासागर भारत की स्थिति के कारण पड़ा है, जो त्रिकोणीय की स्थिति है। जैसे भू आबद्ध भारत दिख रहा है इसमें महासागर के, मतलब भू आबद्ध मतलब
भूमि के मध्य में सागर। भारत इसके शीर्ष पर अवस्थित है, जिसके कारण इस महासागर का नामकरण हिंद महासागर किया गया है। मतलब सबसे शीर्ष पर, मतलब ऊपर है, इसके महासागर ऊपर जो भाग है जो भारत का है, इसके कारण ही इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। महाद्वीपीय मगन तट, निमग्न तट। हिंद महासागर में महाद्वीपीय निमग्न तटों का विस्तार बेहद कम है। अरब सागर एवं बंगाली खाड़ी के अंतर्गत यह सर्वाधिक चौड़ाई में। अफ्रीकी तट विशेषकर मेडागास्कर के पास यह औसतन चौड़ा, जबकि पूर्व में जावा, सुमात्रा और ऑस्ट्रेलिया मगन तट सबसे कम चौड़ाई के साथ अवस्थित है। औसत 160 किलोमीटर। दक्षिणतम भाग अंटार्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत मगन तट बेहद संकरा है। अब आता है इसका कटक। हिंद महासागर का मुख्य कटक भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम सिरे से शुरू होकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक जाता है। यह हिंद महासागर को पूर्वी एवं पश्चिमी विशाल बेसिनों में विभाजित करता है। इस मुख्य कटक से कई उपशाखाएं पूर्वी और एवं पश्चिमी ओर अनियमित रूप से निकलती है, जिनको मिलाकर कटक को निम्नानुसार नाम दिए गए हैं। आरंभ में यह कटक लक्षद्वीप चागोस कटक कहलाता है। मालदीव एवं लक्षद्वीप इसी पर अवस्थित हैं। यह 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास। ये चागोस सेंट पॉल कटक मध्य हिंद महासागर के उपभाग के रूप में नामित है। इसी को आगे बढ़ने पर एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार कहते हैं। दक्षिण में आगे चलकर यह दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जैसे पश्चिमी शाखा कार्गुएलेन गॉसबर्ग कटक, जबकि पूर्वी शाखा इंडियन अंटार्कटिक कटक कहलाती है, जो कि अंटार्कटिका के मगन तट में मिल जाती है। कुछ अन्य पूरक एवं स्वतंत्र कटक भी हिंद महासागर में अवस्थित हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार कटक 90 डिग्री है। पूर्वी कटक बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ही है, जैसे साकोत्रा चागोस कटक, कार्लसबर्ग कटक, दक्षिण मेडागास्कर कटक, प्रिंस एडवर्ड क्लोजेट कटक आदि। हिंद महासागर में मुख्य गर्तों का अभाव है। जावा द्वीप इंडोनेशिया के दक्षिण में ही इसके समांतर रूप में सुंडा गर्त, जावा गर्त अवस्थित है, जो कि 7,258 मीटर गहरा है। इसके अतिरिक्त डायमेंटा गर्त भी यहीं अवस्थित है। अब आते हैं हिंद महासागर के द्वीप। जैसे हिंद महासागर में विभिन्न तरह की निर्मित या उभरे हुए छोटे बड़े द्वीप अवस्थित हैं। ये द्वीप मेडागास्कर एवं श्रीलंका महाद्वीप के विस्तृत भाग हैं एवं इन्हें महाद्वीपीय द्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा सुमात्रा, जंजीबार, कोमोरोस को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार की अराकानयुमा पर्वत श्रेणी के जलमग्न भाग के उभरे हुए हिस्से हैं। चागोस, डियागो गार्सिया, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कार्गुलेसन एवं सेशल्स द्वीप मध्य महासागरीय कटक के उभरे हुए हिस्से हैं। लक्षद्वीप व मालदीव की प्रवाल द्वीप की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मॉरिशस व रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी शंकु हैं। अब आते हैं बेसिन। अंडमान बेसिन बंगाल की खाड़ी में, अरब बेसिन अफ्रीका व भारतीय तटों के मध्य, कार्लसबर्ग कटक इसे दो भागों में बांटता है। ओमान बेसिन ओमान की खाड़ी के निकट है। मॉरिशस बेसिन दक्षिण पूर्वी मेडागास्कर बेसिन है। सोमालियन बेसिन उत्तर में सोकोत्रा चागोस, दक्षिण में सेशल्स कटकों द्वारा घिरी हुई है। नटाल बेसिन मेडागास्कर व दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के मध्य। अगुलहास बेसिन नटाल के दक्षिण में है। कोकोस किलिंग बेसिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बेसिन या भारत ऑस्ट्रेलिया बेसिन भी कहलाती है। इस पर कोकोस किलिंग नामक द्वीप स्थित है। अटलांटिक हिंद अंटार्कटिक बेसिन अटलांटिक महासागर की अंटार्कटिक बेसिन का विस्तृत भाग है। हिंद महासागर के सीमांत सागर एवं खाड़ियाँ। हिंद महासागर के अंतर्गत आने वाली लगभग सभी महाद्वीपीय ढालें कॉन्टिन्यूएशनल स्लोप्स तीर हैं, जिसका कारण इनका प्राचीन गोंडवालैंड के पठारों से निर्मित होना है।
अतः ऐसी स्थिति में हिंद महासागर में सीमांत सागर का भी सामान्यतः अभाव है। अरब सागर एवं बंगाली खाड़ी को कई विद्वान सीमांत सागर नहीं मानते हैं, ऐसा इनके आकार व अवस्थिति के चलते हैं। यहाँ लाल सागर एवं उथले गर्त के रूप में उपस्थित फारस की खाड़ी को ही हिंद महासागर के वास्तविक सीमांत सागर व खाड़ियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। महासागर जल का तापमान। समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है। समुद्री जल के तापमान में समय और स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। सागरीय जल का तापमान अगस्त में सर्वाधिक तथा फरवरी में न्यूनतम रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य 1 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे एवं न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे रहता है। महासागरीय जल में तापमान का महत्व। तापमान के अंतर के कारण ही महासागरीय जल में संचरण होता है। समुद्री लहरें तथा धाराएं चलती हैं। समुद्री जल के तापमान पर ही समुद्री जीव जंतु वनस्पति निर्भर करते हैं। विश्व के अधिकांश मत्स्य क्षेत्र इन क्षेत्रों में हैं जहां समुद्री जल का तापमान अनुकूलतम होता है। महासागरीय तापमान का वितरण। महासागरीय जल के तापमान के वितरण में अधिकांश विस्तार अलावा जल की गहराई को भी ध्यान में रखा जाता है। इस आधार पर सागरीय तापमान का क्षेत्रीय एवं लंबवत दोनों प्रकार के वितरण का अध्ययन किया जाता है। महासागरीय जल के तापक्रम में अंतर निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे जल एवं स्थल के वितरण असमानता। उत्तरी गोलार्ध में जो स्थलीय भाग की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता के कारण तापमान के वितरण में भिन्नता पाई जाती है। गर्म स्थलीय भाग के संपर्क के कारण महासागरीय भाग अधिक ताप प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि महाद्वीपों के उत्तरी गोलार्ध में महासागरों में का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि दक्षिणावर्त ठंडे स्थलीय भाग महासागर के तापक्रम को घटा देते हैं। अक्षांश। अब आता है अक्षांश। महासागरीय जल का तापमान वैश्विक रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी हो जाती हैं, जिसके कारण सूर्य ताप की मात्रा भी ध्रुवों की ओर कम हो जाती है। महासागरीय धाराएं। जिन क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती है वहाँ का तापमान अधिक तथा जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं चलती हैं वहाँ का तापमान कम होता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर की ठंडी जलधारा चलती है, जिसके कारण लगभग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही शीत ऋतु में समुद्री जल जम जाता है। इसके विपरीत यूरोपीय तट के साथ गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है और यहाँ पर समुद्री जल के तापमान को ऊंचा बनाए रखती है। अतः नॉर्वे के तट पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भी समुद्री जल नहीं जमता। प्रचलित पवनें। हवाओं की दिशाएं सागरीय सतह के तापमान को प्रभावित करती है। अनुतटीय पवनों जैसे प्रभावित महासागरीय जल की सतह का तापमान अधिक तथा अपतटीय पवनों से प्रभावित महासागरीय तल का तापमान कम होता है। अपतटीय पवनों से प्रभावित क्षेत्रों में जैसे अपवेलिंग के कारण सागर के आंतरिक भाग का ठंडा जल सतह पर आता है, जिससे सतही जल का तापमान कम हो जाता है। अनुतट पवन से प्रभावित क्षेत्रों में गर्म जल के एकत्रण से सतही जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। लवणता। समुद्री जल के तापमान पर लवणता का भी प्रभाव पड़ता है। अधिक लवणता वाला जल अधिक ऊष्मा को ग्रहण करने में सक्षम होता है, अतः अधिक लवणीय जल का तापमान अधिक होता है। इसके विपरीत कम लवणता वाले क्षेत्रों में जल का तापमान कम हो जाता है। महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। अंततः सागरीय कटकों की उपस्थिति के कारण उसके दोनों ओर के भागों के तापक्रम में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। स्थानीय मौसम संबंधी विविध दशाएं जैसे तूफान, चक्रवात आदि सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। इनके द्वारा मुख्यतः दैनिक तापक्रम अधिक प्रभावित होता है। सागर की अवस्थिति तथा इसके आकार का सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक गहर महत्व होता है।
निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित सागरों का तापक्रम उच्च अक्षांश क्षेत्रों में स्थित सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। अब आता है महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण। सामान्यतः विषुवत रेखा पर महासागरीय सतह का तापमान 26 डिग्री से 26 डिग्री 7 डिग्री अंश 26.7 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। वहीं ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री अक्षांश के पास 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री पास 14 डिग्री व 60 डिग्री अक्षांश के पास 1 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों पर 0 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक पाया जाता है। वहीं अत्यधिक वर्षा के कारण अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर न होकर उससे थोड़ा उत्तर में होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म जलधाराओं के कारण भूमध्य रेखा से लेकर उत्तर की ओर जाने पर तापक्रम में गिरावट न्यून यानी कम होती है। 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य भी 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम अंकित किया जाता है, परंतु दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तापक्रम में ध्रुवों की ओर पर्याप्त गिरावट होती है। हिंद महासागर की सतह का अधिकतम तापमान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 25 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। संपूर्ण महासागर के जल का औसत वार्षिक तापमान लगभग 17.2 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अब आता है महासागरीय जल के तापमान का लंबवत वितरण। वायुमंडलीय तापमान के अनुरूप महासागरीय जल के तापमान में भी सतह से जल के आंतरिक परतों में जाने पर तापमान में कमी आती है, किंतु तापमान में आने वाली यह कमी सभी अक्षांशीय प्रदेश में एक समान नहीं होती है। सामान्यतः सूर्य की किरणें महासागर के आंतरिक जलीय भागों में लगभग 200 मीटर से गहराई तक ही प्रवेश कर पाती है। सौर्यिक तापीय वितरण के आधार पर ही लंबवत रूप में महासागरीय जल को 3 परतों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ऊपरी परत, निचली परत, थर्मोक्लाइन परत। ऊपरी परत इसका विकास सागरीय सतह से लेकर 500 मीटर गहराई तक तथा औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस परत का विकास विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्ष भर तथा मध्य अक्षांश क्षेत्र में केवल ग्रीष्म ऋतु में होता है। थर्मोक्लाइन परत यह एक संक्रमण परत है। इसके द्वारा ऊपरी परत निचली परत से अलग होती है। थर्मोक्लाइन परत में गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है। निचली परत इस परत का विस्तार 1000 मीटर की गहराई से सागरीय तली तक होता है। इस परत में सभी अक्षांशों पर लगभग एक समान तापमान पाया जाता है। अब आता है महासागरीय जल की लवणता। सामान्य रूप से सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय जल लवणता कहते हैं। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की कुल मात्रा को भी लवणता कहते हैं। लवणता को % ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरीय जल की लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी की भूपटल में विद्यमान लवणीय पदार्थ हैं, जो अपरदन के विभिन्न कारकों जैसे पवनों या नदियों द्वारा सागर में ले जाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी से निकलने वाले राखों से भी कुछ लवण महासागर को प्राप्त होते हैं। जैसे कि सागरीय जल का संगठन। सागरीय जल विभिन्न पदार्थों के सम्मिश्रण का प्रतिफल है, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुली हुई अवस्था में विद्यमान होते हैं। एक तालिका में दी गई है, जैसे कि लवण के प्रकार, कुल मात्रा प्रति 1000 ग्राम में %, कुल लवणता का %। जैसे सोडियम क्लोराइड कुल ग्राम मतलब 1000, सोडियम क्लोराइड 27.213%, यानी कुल लवणता है इसमें 77.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड कुल मात्रा 3.807, इसका है % है 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट 1.658 यानी कि 4.7। कैल्शियम सल्फेट का है इसमें 1.260 यानी कि 3.6%। पोटेशियम सल्फेट का है इसमें 0.863 यानी कि 2.5%।
कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि 0.123% कुल, और परसेंट में है इसका 0.3%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076% यानी कि 0.2% लवणता। योग है इसका 35.00 कुल हज़ार है ग्राम है, जो जिसमें 35% लवणता पाई जाती है, यानी कुल लवणता का परसेंट है इसमें 100%। मतलब 70% पानी है प्योर, और 35% लवणता पाई जाती है इसमें 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम में 35% इसमें लवणता पाई जाती है। लवणता का महत्व है। समुद्र जल की लवणता जल की संपीड़नता यानी घनत्व, सूर्यताप का अवशोषण, वाष्पीकरण तथा आर्द्रता को निर्धारित करती है। लवणता की मात्रा जल की बनावट तथा संचरण, जीव जंतुओं और प्लवकों के वितरण को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। सागर का हिमांक लवणता पर अधिक आधारित होता है। अधिक लवण युक्त सागर देर में जमता है। लवणता अधिक होने पर वाष्पीकरण भी कम होता है। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक: वर्षा, नदियों के जल तथा सागरीय हिम के पिघलने पर लवणता में ह्रास होता है। वाष्पीकरण, वायुमंडलीय उच्च वायुदाब या प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में सागरीय जल के जमने, हिम के निर्माण के कारण सागरीय लवणता में नगण्य वृद्धि होती है। प्रचलित हवाओं, महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय विभिन्नता होती है। सागरीय लवणता का वितरण: महासागरीय जल की औसत लवणता 35% है, परंतु प्रत्येक महासागर, सागर, झील, खाड़ी आदि में लवणता की मात्रा में अंतर पाया जाता है। यह लवणता में यह अंतर क्षैतिज या लंबवत दोनों रूप में होता है। इसी तरह बंद एवं खुले सागरों में भी लवणता में अंतर पाया जाता है। लवणता का क्षैतिज वितरण: खुले सागरों की लवणता महासागरों में कर्क एवं मकर रेखा के पास के क्षेत्रों में लवणता की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण वर्षा की मात्रा का वाष्पीकरण की दर से कम होना है। आकाश के साफ रहने और वायु शुष्क होने के फलस्वरूप सागरीय जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, जिस कारण से इस क्षेत्र में लवणता की मात्रा 36 से लेकर 37% के लगभग पाई जाती है। विषुवत रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों में वर्षा द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति महासागर से होती है। साथ ही मौसम आर्द्र होने की वजह से वाष्पीकरण भी कम होता है। अतः इन दो क्षेत्रों में लवणता 34 से लेकर 35% रहती है। ध्रुव के पास पिघलने से स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण लवणता में और अधिक कमी आ जाती है। यहाँ 20 से 30% लवणता होती है। समस्थित उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता 34% पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 35% रहती है। उत्तरी गोलार्ध में लवणता के कम रहने का प्रमुख कारण है नदियों द्वारा निरंतर जल की आपूर्ति होना। आंशिक रूप से गहरे समुद्र की लवणता: भूमध्य सागर, लाल सागर, फारसी खाड़ी में लवणता सामान्य से अधिक पाई जाती है। यहाँ 37 से लेकर 41% लवणता पाई जाती है। कैरिबियन सागर बास जल डमरू मध्य कैलिफोर्निया की खाड़ी में सामान्य लवणता 35.5% पाई जाती है। काला सागर, बाल्टिक सागर, ओखोत्स्क सागर, दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर आदि में लवणता सामान्य से भी कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा पर्याप्त जल आपूर्ति किया जाता है। साथ ही वाष्पीकरण भी कम होता है। अतः समुद्र तथा झीलों की लवणता सामान्यतः बहुत अधिक होती है। यूएसए के ग्रेट सॉल्ट लेक में लवणता 220% पाई जाती है। जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर अवस्थित मध्य सागर में 238% लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता तुर्की के वॉन झील 330% में पाई जाती है। कैस्पियन सागर एक प्रकार का झील है, किंतु बृहद आकार होने के कारण इसे सागर की उपमा दी जाती है। इसकी लवणता औसत लवणता से भी कम है। इसकी उत्तरी भाग में लवणता की मात्रा दक्षिण भाग के अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें वोल्गा व यूराल नदियों द्वारा बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। महासागरीय लवणता का लंबवत वितरण: महासागरीय लवणता में होने वाला परिवर्तन महासागरीय सतह की विशेषता है, किंतु गहराई में लवणता का स्तर नियत रहता है, क्योंकि यहाँ पर जल का ह्रास व नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। महासागरीय जल में सतह से गहराई में जाने पर सामान्यतः लवणता में कमी आती है, किंतु यह सर्वत्र एक समान नहीं होती है।
भूमध्य रेखा प्रदेश में वर्षा के रूप में वर्षा जल की आपूर्ति से ऊपरी परत में लवणता औसत लवणता से कम 34% पाई जाती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जल के हिम में परिवर्तन होने से गहराई के साथ जल की लवणता में वृद्धि होती है। महासागरीय जल में 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई तक लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। इस परत को हेलोक्लाइन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार महासागर के ऊपरी परत में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, किंतु गहराई में जाने पर लवणता में कमी हो जाती है। महासागरीय निक्षेप। महासागरीय नियत नितल पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अपसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं, जैसे कि चट्टानों के निरंतर अपक्षय एवं अपरदन से अपक्षय अपसादों से तथा जीवों और वनस्पतिक अपक्षयों से समुद्री निक्षेपों का निर्माण होता है। मर्रे ने महासागरीय निक्षेप के विषय में निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जैसे महासागरीय निक्षेप, स्थलीय भूमिज निक्षेप और ज्वालामुखी निक्षेप यानी जैविक निक्षेप यानी अकार्बनिक निक्षेप, अजैविक निक्षेप। पहले पढ़ेंगे इसको स्थलीय भूमिज निक्षेप, जैसे बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका, पंख में आते हैं नीली पंख, हरी पंख, लाल पंख। अब आता है ज्वालामुखी निक्षेप, इसका इसमें दिया नहीं गया है। अब इसमें दूसरा है इसमें जैविक निक्षेप, नैरिटिक निक्षेप, पैलेजिक निक्षेप। पैलेजिक निक्षेप में आता है इसमें चूना प्रधान ऊर्ज है और सिलिका प्रधान ऊर्ज है। चूना प्रधान ऊर्ज में आता है इसमें टेरोपोड पंख ऊर्ज, ग्लोबिजेरिना पंख ऊर्ज। सिलिका प्रधान ऊर्ज में आता है रेडियोलेरियन पंख ऊर्ज और डायटम पंख ऊर्ज। अब आता है इसमें अकार्बनिक अजैविक निक्षेप। अजैविक निक्षेप जैसे लाल मृत्तिका, उल्का धूल आदि। स्थल जनित निक्षेप, स्थलीय भाग के अपरदन व अपक्षरण से प्राप्त पदार्थ स्थल जनित निक्षेप होते हैं। स्थल जनित निक्षेप मुख्यतः महाद्वीपीय मगन तट तथा महाद्वीपीय ढलान पर ही पाए जाते हैं, हालांकि कहीं कहीं ये गहरे समुद्र में भी मिलते हैं। कणों के आकार, रासायनिक संगठन और उसकी बनावट के आधार पर स्थलीय निक्षेप को क्रम से बजरी, रेत तथा पंख, नीला, लाल व हरा पंख भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्वालामुखी निक्षेप, ज्वालामुखी क्षेत्रों में महाद्वीप मगन तट तथा ढाल पर निक्षेपित अधिकांश निक्षेप मुख्यतः ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न अवसाद हैं। ज्वालामुखी से निकलने पदार्थ यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय से प्रभावित होते हैं। ये अपक्षित पदार्थ बहते जल तथा पवन द्वारा महासागर तल से जाते हैं। ज्वालामुखी निक्षेप का जमाव नीली पंख के समान होता है एवं इसका भूरा रंग काला होता है। जैविक निक्षेप, महाद्वीपीय मगन तट असंख्य पौधे एवं जंतुओं के आवास होते हैं। ये जीव अपने रहने के लिए विभिन्न प्रकार के खोल बनाते हैं। इन जीवों के मगरने के उपरांत इनके खोल व अस्थि पंजर महासागर नितल पर जमा हो जाते हैं। वनस्पतियाँ भी सड़ गलकर नितल पर एकत्रित होती रहती हैं। इनको मुख्यतः दो वर्गों में रखा जाता है, नैरिटिक निक्षेप व पैलेजिक निक्षेप। नैरिटिक निक्षेप, सागरों में जीव जंतुओं के अवशेषों को नैरिटिक पदार्थ कहते हैं। इनके जमाव से जो निक्षेप बनते हैं उनको नैरिटिक निक्षेप कहते हैं। यह निक्षेप मुख्य रूप से महाद्वीपीय मगन तटों पर मिलते हैं। इनमें मोलस्क जीवों के अवशेष, अस्थि पंजर, चूना पत्थर, चूना प्रधान और अम्ल प्रधान वनस्पति के अवशेष शामिल किए जाते हैं। अब आता है इसमें पैलेजिक निक्षेप। पैलेजिक निक्षेप जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये समुद्री जंतु पौधों के अवशेष होते हैं, अंशतः पवन द्वारा लाए गए ज्वालामुखी धूल से बने होते हैं। चूना सिलिका की मात्रा के आधार पर इसके दो उपवर्ग क्रमशः चूना प्रधान ऊर्ज तथा सिलिका प्रधान ऊर्ज हैं। मोलस्का वर्ग के जीवों को कैल्शियम युक्त कवचों के निक्षेप में शामिल किया जाता है, जिन्हें टेरोपोड ऊर्ज कहते हैं। ग्लोबिजेरिना जीवों के निक्षेप को ग्लोबिजेरिना ऊर्जक कहते हैं। इन निक्षेप में कैल्शियम की मात्रा लगभग 64% तक होती है। अब आता है इसमें महासागरीय जल संचलन। समुद्र का जल स्थिर न होकर गतिशील होता है। इसकी भौतिक विशेषता जैसे तापमान, लवणता, घनत्व, बाहरी जल जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। यह क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों ही दिशाओं में गतिमान होती है। महासागरीय तरंग धाराएं, जल की क्षैतिज गतियाँ महासागरीय धाराएं तक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार प्रवाह करती हैं। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित तरंगें, जैसे तरंगें महासागर सतह की 2
दोलायमान गति है। इसमें सागरीय जल स्तर ऊंचा या नीचा होता है, परंतु अपने स्थान से बहकर अन्य स्थान पर नहीं जाता है। तरंग बनने के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण एवं हवाएं। सागर तटीय क्षेत्रों के जल में भूस्खलन, तली में विवर्तनिक घटनाएं यथा भ्रंशन, क्षेपण आदि सागरीय तली में अंशतः अतः सागरीय भूकंप को आना, सागर तली में ज्वालामुखी का उद्भेदन, चंद्रमा एवं सूर्य गुरुत्व बल, चक्रवात आदि। महासागरीय धाराएं ओशियन करंट। महासागरीय धाराएं महासागर में नदी प्रवाह के समान है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। जैसे कि महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं की उत्पत्ति के कारण महासागरों में कई कारकों के सम्मिलित प्रयासों से उत्पन्न होती है। इनके कुछ धाराएं महासागरीय विशेषता के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, तो कुछ पृथ्वी की घूर्णन गति तथा उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि महासागरीय धारा को उत्पन्न करने वाले कारक, जैसे पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन से संबंधित कारक, कॉरियोलिस बल या एकमैन स्पाइरल। महासागरों से संबंधित कारक जैसे तापमान में विविधता, लवणता में विविधता और घनत्व में विविधता। बाहरी सागरीय कारक जैसे वायुदाब तथा हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षा। महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक जैसे तट की दिशा तथा आकार, तलीय आकृतियाँ, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का भ्रमण घूर्णन। अब देखते हैं, इसमें पहला है पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन से संबंधित कारक। जैसे दरअसल पृथ्वी पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर गति करती है। इस गति के कारण महासागरीय जल में पृथ्वी गति के विपरीत गति पूर्व में पश्चिम की ओर उत्पन्न होती है, जिससे विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। वास्तव में कभी कभी कुछ महासागरीय जल पृथ्वी की गति की दिशा के साथ अग्रसर हो जाती है, जिससे प्रति विषुवत रेखीय धारा उत्पन्न होती है। एक ओर जहां महासागरीय धारा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों की तरफ चलने पर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलने पर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। महासागरों से संबंधित कारक जैसे महासागरीय जल के तापमान, लवणता एवं घनत्व में विविधता से भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। जैसे तापमान में विविधता, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत सीधी पड़ती हैं, जिससे महासागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है। महासागरीय जल का घनत्व कम हो जाने से भूमध्य विषुवत रेखीय जलधारा के रूप में जल में गति प्रारंभ हो जाती है। लवणता में विविधता के कारण अधिक लवणीय महासागरीय जल का घनत्व अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह नीचे की ओर बैठ जाता है। महासागर के दूसरे भाग में जहाँ लवणता कम होती है, उसका घनत्व भी कम होता है। अतः कम लवणीय जल अधिक लवणीय जल की ओर गति करने लगता है, जिससे महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। घनत्व में विविधता, महासागरीय जल की घनत्व में अविविधता कई कारणों से होती है, जिसमें तापमान, लवणता, दाब, उच्च अक्षांश क्षेत्रों में हिम के पिघलने से भी घनत्व में अंतर आता है, जिसके कारण महासागरीय जल में गति होती है। बाहरी महासागरीय कारक जैसे महासागरीय जल पर विविध दिशाओं का प्रभाव होता है, जिसमें वायुदाब, हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षण इत्यादि। जैसे इसमें मैप में दिया गया है, जैसे अर्थ में जैसे ये धाराएं हैं, समुद्र में जो धाराएं हैं दर्शाई गई हैं लाल द्वारा। जैसे कि अब आता है वायुदाब तथा हवाएं। महासागर के जल में जहाँ वायुदाब अधिक होता है, वहाँ पर सागरीय जल का तल नीचे होता है, तथा जहाँ वायुदाब कम होता है, वहाँ पर सागर जल का तल ऊंचा होता है, जिसके कारण हम वायुदाब के क्षेत्र से जल अधिक वायुदाब की ओर गति करने लगते हैं, जिससे धाराएं उत्पन्न होती हैं। प्रचलित तथा सनातनी हवाओं के कारण भी महासागर जल में धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब हवा महासागर से होकर चलती है, तो रगड़ घर्षण से अपनी साथ सागरीय जल को भी साथ ले जाते हैं, जिससे धाराओं की उत्पत्ति होती है।
महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। अब आता है दूसरा, इसमें गर्म धाराएं। जो धाराएं निम्न अक्षांश से लेकर उच्च अक्षांश की ओर चलती हैं उन्हें गर्म जल धाराएं कहते हैं। इनके जल का तापमान के मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, तापमान बढ़ जाता है, वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। ठंडी धाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं। ये प्राय ध्रुवों की ओर से लेकर विषुवत रेखा की ओर चलती है। इनकी जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ के तापमान को कम कर देती हैं। अब आता है प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी विषुवतीय धारा, यह धारा पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर महासागर के आर पार बहती हैं। यहाँ धारा जैसे पश्चिम की ओर बहती इसके आयतन में वृद्धि होती जाती है। यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई फिलिपाइन द्वीप समूह तक पहुँचती है। यह धारा हमेशा विषुवत रेखा के उत्तर में ही प्रवाहित होती है। दूसरी, अब इसमें आती है क्यूरोसेवा धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा फिलिपाइन द्वीप के साथ ताइवान तथा जापान के तटों के साथ लगते हुए उत्तर की ओर बहती है, जिसको क्यूरोसेवा धारा कहा जाता है। यह एक गर्म जलधारा है। यह उत्तरी विषुवतीय धारा की ही अग्रविस्तार है। उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह जापान के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद क्यूरोसेवा धारा प्रचलित पश्चिमी पवनों के प्रभाव से महासागर के पश्चिमी से लेकर पूर्व की ओर बहने लगती है। इस कारण इसको उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह नाम दिया गया है। उत्तरी प्रशांत धारा उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। कैलिफोर्निया की धारा दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा कैलिफोर्निया के तट पर साथ साथ बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। जलधारा मोजावे व सोनोरम मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का की गर्म जलधारा उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर जाने वाली शाखा वामावर्त मुड़ते हुए ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के तट के साथ बहती है, इसलिए इसे ब्रिटिश कोलंबिया अथवा अलास्का की धारा कहते हैं। ये धारा निचले अक्षांशों में आकर उत्तरी विषुवतीय धारा से मिल जाती है। ओयासिबो ठंडी जलधारा, ये बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। ओखोत्सक ठंडी जलधारा अथवा क्यूराइल जलधारा, यह ओखोत्सक सागर से लेकर शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के पास ओयासिबो धारा के साथ मिल जाती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा दक्षिण विषुवतीय गर्म जलधारा, यह पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से लेकर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कॉरियोलिस बल के प्रभाव से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहने लगती है। दक्षिणी प्रशांत जलधारा, यह तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व बहने लगती है। यहाँ इसे दक्षिणी प्रशांत धारा कहा जाता है। पेरू की ठंडी जलधारा दक्षिणी प्रशांत धारा दक्षिण के तट पर पहुंचकर दक्षिण से उत्तर की दिशा में पेरू तट के समांतर बहने लगती है, जो अंत में दक्षिणी विषुवतीय धारा में विलीन हो जाती है। इसे हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। यह एक जलधारा अटाकामा मरुस्थल के निर्माण के उत्तरदायी कारकों में से एक है। प्रति विषुवतीय जलधारा विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखा धाराओं द्वारा प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जलराशि के एकत्र होने से पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रति विषुवतीय जलधारा का जन्म होता है। अब आती है एल नीनो एवं ला नीनो। एल नीनो व ला नीना एक मौसमी परिघटना है। एल नीनो की उत्पत्ति का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि व ला नीना का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से है। एल नीनो रूपी गर्म जलधारा के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप पेरू के तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिससे सागर तटीय भाग हरे भरे रूप में परिवर्तित हो जाता है।
समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर एल नीनो का विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे मछलियाँ, प्लैंकटन व अन्य समुद्री जीव जंतु मरने लगते हैं। एल नीनो के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में अतिवृष्टि तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका प्रतिकूल प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के मानसून पर भी पड़ता है, जिससे इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश आदि देशों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त होता है तो ला नीना की उत्पत्ति पश्चिमी प्रशांत महासागर में होती है। ला नीना के प्रभाव से एल नीनो के ठीक विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे पुनः सामान्य मौसमी दशाओं का जन्म होता है। एल नीनो को ईसु सेसु तथा ला नीना को उनकी छोटी बहन के रूप में मान्यता दी जाती है। अब आती है अटलांटिक महासागरीय धाराएं। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं। उत्तरी विषुवत गर्म जलधारा, यह विषुवत रेखा के समीप उत्तर में सनमार्गी पवनों के प्रभाव से पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। एंटिलिस गर्म जलधारा, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा का विभाजन दो शाखाओं में हो जाता है। इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी विषुवत धारा में मिल जाती है और कैरिबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। जैसे कैरिबियन सागर में कैरिबियन जलधारा कहते हैं। इसका विशेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटाइल्स एवं एंटिली धारा के नाम से प्रभावित होता है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा, उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा का कुछ भाग मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है। खाड़ी से जल की धारा फ्लोरिडा के मुहाने से होकर बाहर खुले महासागर में निकलती है, जहां एंटिलीज की धारा इससे मिलती है। फ्लोरिडा अंतरिक्ष से यह समृद्ध धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बहने लगती है। इसे हैट्रस अंतरिक्ष तथा फ्लोरिडा धारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, हैट्रस अंतरिक्ष में आगे ग्रांड बैंक तथा फ्लोरिडा धारा को गल्फ स्ट्रीम धारा कहते हैं, जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप के ग्रांड बैंक तक ही इसी नाम से बहती है। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, यह धारा बैफिंग खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से लेब्राडोर तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिलती है। आगे यह संयुक्त जलधारा न्यूफाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रांड बैंक के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिल जाती है। यहाँ पर इनके मिलने से ताप व्यतिक्रमण के कारण घने कोहरे का निर्माण होता है, जो सागरीय यातायात में बाधा उत्पन्न करता है। लेब्राडोर ठंडी और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराओं के मध्य उत्प्लावन के कारण अपवेलिंग के कारण प्लैंकटन की संख्या में वृद्धि होती है, जैसे मछलियों को पर्याप्त आहार की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यहाँ पर ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक जैसे महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्रों का विकास हुआ है। उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा, ग्रांड बैंक से गल्फ स्ट्रीम पश्चिम पवन के प्रभाव में आकर पूर्वी की ओर मुड़ जाती है और अटलांटिक महासागर के आर पार उत्तरी अटलांटिक महाप्रवाह के रूप में बहने लगती है। नॉर्वे गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में पहुंचकर उत्तरी अटलांटिक धारा दो भागों में बट जाती है। इसकी मुख्य धारा ब्रिटिश द्वीप समूह से होते हुई नॉर्वे तट तक पहुंच जाती है। यहाँ इसे नॉर्वे की धारा कहते हैं। इससे आगे यह आर्कटिक महासागर में प्रवेश करती है। कनारी ठंडी जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है। यह अपेक्षाकृत ठंडी क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है। कनारी द्वीप से आगे बढ़ते हुए यह धारा विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। कनारी की ठंडी जलधारा सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। सारगेसो सागर, सारगेसो सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा जल का एक प्रतिचक्रवर्ती प्रवाह क्रम का निर्माण होता है, जिसमें शांत और गतिहीन जल पाया जाता है। यहाँ पर सारगेसम घास अधिकता होती है, जिसके कारण इस भाग को सारगेसो सागर कहते हैं। सारगेसो सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37% पाई जाती है। इसका मुख्य कारण उच्च तापमान तथा अत्यधिक वाष्पीकरण है। इसे महासागरीय जल मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराएं, जैसे दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है।
दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा, यह धारा विषुवत रेखा के दक्षिण में इसके समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ब्राज़ील की गर्म जलधारा, ब्राज़ील धारा उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण विषुवतीय जलधारा के विभाजन तथा उसके दक्षिण को मुड़ जाने से होता है। इसका प्रवाह ब्राज़ील के तट के समांतर होता है। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, ठंडे जल की धारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट के साथ दक्षिण से ऊपर की ओर बहती है। यह अपने साथ अंटार्कटिका क्षेत्र से हिमखंड दक्षिण अमेरिका तट तक ले आती है। फॉकलैंड धारा ब्राज़ील की धारा के मिलने से इस क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहता है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, तीव्रगामी पछुआ पवनों के प्रभाव से ब्राज़ील धारा तथा फॉकलैंड धारा का संयुक्त जल पश्चिम से पूर्व की ओर ड्रिफ्ट के रूप में बहने लगता है। इसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, अटलांटिक प्रवाह आदि नामों से जाना जाता है। अब आती है पेंगुला की धारा। ये ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। यह जलधारा कलाहरी मरुस्थल के उत्पत्ति के कारकों में से एक है। हिंद महासागर की धाराएं। अब आती है हिंद महासागर की धाराएं, करंट ऑफ द इंडियन ओशन। उत्तर पूर्वी मानसून धारा, जैसे शीत पूर्वी मानसून धारा, शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थल से जल की ओर उछलती हैं, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमाली के मध्य पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाले उत्तरी पूर्वी मानसून धारा का उद्भव होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून धारा, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में जल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होने लगता है और दक्षिण पश्चिम मानसून नामक धारा का जन्म होता है। यह धारा अफ्रीका के पूर्वी भाग में उत्पन्न होकर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में प्रभावित होती है। अब आती है दक्षिण विषुवतीय धारा। दक्षिण हिंद महासागर में मानसून हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धाराओं पर अत्यंत कम होता है। यह धारा ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के तटों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अब आती है इसमें मोजाम्बिक की गर्म धारा। दक्षिण विषुवतीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल में होकर बहती है, जो मोजाम्बिक धारा कहलाती है। अब आता है इसमें मेडागास्कर गर्म धारा। मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाले दक्षिणी मध्य रेखीय धारा की दूसरी शाखा को मेडागास्कर धारा कहते हैं। इसमें अगलोहास गर्म धारा, मोजाम्बिक धारा तथा मेडागास्कर धारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती है और तथा संयुक्त रूप से प्रवाहित होती है। इस संयुक्त धारा को ही अगलोहास धारा के नाम से जाना जाता है। यह जलधारा आगे चलकर पछुआ पवन प्रवाह में मिल जाती है। पछुआ पवन प्रवाह, यह धारा हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम की ओर पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा, पछुआ पवन प्रवाह की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण बहती हुई निकल जाती है और दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इस दूसरी शाखा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा कहते हैं। अतः यह धारा आगे चल के दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा में मिल जाती है। यह धारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक मानी जाती है। प्रवाल भित्ति, प्रवाल जिसे मूंगा या कोरल भी कहते हैं, एक प्रकार का छोटा समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार का पादप शैवाल रहता है जिसे जुक्सान्थलाइव शैवाल कहते हैं। यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाता है तथा अपना विकास करता है एवं संबंधित प्रवाल की सकल भोजन मांग के लगभग 60% भाग की आपूर्ति करता है। प्रवाल शेष 40% आहार की आपूर्ति जंतु प्लैंकटन का शिकार करके करते हैं। प्रवाल भित्ति एक प्रकार की कैल्शियम युक्त चट्टान है जो पॉलिप या प्रवाल नामक सूक्ष्म समुद्र जीव के अस्थिपंजर से बनते हैं। पॉलिप जीव के मरने से पश्चात इनके खोल समुद्री तल पर जम जाते हैं। इस अवशेष पर एक के बाद एक जीवों के समूह पैदा होते रहते हैं और मरते जाते हैं। कालांतर में इनके अवशेष भी इसी के ऊपर मर जाते हैं, जमा होते जाते हैं। इस प्रकार इनकी कई परतें जमा हो जाती हैं। धीरे धीरे ऊपरी दबाव के कारण ये पत्थर की भांति कठोर हो जाते हैं। प्रवाल चट्टान के निक्षेप से प्रवाल की निरंतर वृद्धि होती रहती है और कुछ समय के बाद ये समुद्री जल स्तर के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। फलतः प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। जैसे इसमें दिखाया गया है प्रवाल की विकास की दशा।
प्रवाल की विकास की दशाएं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए अनुकूलतम तापक्रम 20 डिग्री से लेकर 21 डिग्री की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकांश प्रवाल 25 डिग्री उत्तरी तथा 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्रों में पनपते हैं। प्रवाल के विकास के लिए सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में व्याप्त होना चाहिए। 200 से लेकर 250 फीट से अधिक गहराई में प्रवाल मर जाते हैं, क्योंकि इसके नीचे वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। प्रवाल के प्रकाश के लिए अवसाद रहित स्वच्छ जल होना चाहिए, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है, इसलिए इनका विकास नदी के मुहाने के समीप नहीं हो पाता है। प्रवालों की उत्पत्ति और विकास के लिए अत्यधिक लवणता वाला जल हानिकारक होता है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए 27 से लेकर 30% लवणता अति उत्तम मानी जाती है। सागरीय तरंगें तथा धारा प्रवाह के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। यही कारण है कि बंद सागरों में कम प्रवाल पाए जाते हैं। प्रवाल झुंड तथा समूह बनाकर रहते हैं, अतः वे उन्हीं समुद्रों में ज़्यादा पनपते हैं जहाँ का जल ज़्यादा शांत होता है। प्रवाल भित्तियों के प्रकार, स्थिति और आकार के अनुसार इन्हें निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अवरोधक प्रवाल भित्ति। यह प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी एवं सबसे अधिक विस्तृत होती है। महाद्वीपों के निकट स्थित बड़े निमग्न स्थलों तथा समुद्री चबूतरों पर इनका आधार पाया जाता है। इनकी ढाल सागरीय क्षेत्रों की ओर तीव्र होती है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समीप स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व में सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। तटीय प्रवाल भित्ति फ्रिंग रीफ। महाद्वीपीय या द्वीपीय किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। इनका सागरवर्ती भाग खड़ा तथा तीव्र ढाल वाला एवं स्थलोन्मुख भाग मंद ढाल वाला होता है। इस प्रकार की प्रवाल भित्तियों पर धरातल असमतल तथा असमान होता है। स्थल के मुख्य भाग तथा प्रवाल भित्ति के मध्य छिछली लैगून का विकास होता है, जिसे बोट चैनल कहते हैं। सकाउ द्वीप समूह, दक्षिणी फ्लोरिडा तट तथा मलेशिया के द्वीपों के सहारे तटीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। वलयाकार प्रवाल भित्ति एटोल्स। इस प्रकार की भित्ति का आकार घोड़े की नल तथा अंगूठी के समान वलयाकार होता है। इस भित्ति के माध्यम में छिछली झील लैगून पाई जाती है। किसी जलमग्न पठार के ऊपर गोलाकार या अंडाकार रूप में अथवा किसी द्वीप के चारों ओर इनका विकास होता है। यह वलयाकार भित्ति समुद्र की सतह से ऊपर होती है तथा इनका कोई ना कोई भाग अवश्य खुला होता है, परंतु ये सागर तट से सैकड़ों मीटर दूर स्थित होते हैं। प्रशांत महासागर में फिजी एटोल तथा फूनाफूटी एटोल अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण हैं। प्रवाल द्वीप, कोरल आइसलैंड। मुख्य महाद्वीपों से बहुत दूर समुद्र के बीच अलग अलग स्थानों पर प्रवाल चट्टान के चबूतरे बन जाते हैं। जब कभी ये भूगर्भिक स्थान के कारण समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं, तो इन्हें प्रवाल द्वीप कहा जाता है। द्वीपों की संरचना में प्रवालों के अलावा रेत, गोलाश्म व अन्य कैल्शियमी जीवों के निक्षेपों को भी सहयोग रहता है। ग्रीन द्वीप, लक्षद्वीप, कैप्रिकॉर्न आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं। कौन से उदाहरण हैं? ग्रीन द्वीप व लक्षद्वीप, कैप्रिकॉर्न आदि इनके मुख्य उदाहरण हैं। प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ होता है शैवाल का श्वेत रंग का होना। इस प्रक्रिया में प्रवाल समूह और सूक्ष्म शैवाल जुक्सान्थालाई के बीच संबंध टूट जाते हैं, जो प्रवालों को इनका अधिकतर रंग प्रदान करते हैं। इस प्रकार शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न होने के कारण उन पर आश्रित प्रवाल मर जाते हैं। प्रवाल विरंजन के कारण। प्रवाल विरंजन प्रवालों की एक सामान्यीकृत दबाव की प्रतिक्रिया है और इसका कारण जैविक और अजैविक कारकों की संख्या हो सकती है, जिसमें शामिल हैं जल के तापमान में कमी या वृद्धि होना, आमतौर पर अधिक सौर विकिरण में वृद्धि होना, स्वच्छ जल की ज़्यादा आपूर्ति, संक्रामक रोगों की अधिकता, कोरल प्लेग, लवणता में परिवर्तन, अवसादों की मात्रा में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठने से।
आदि। अब इसके अभ्यास के प्रश्न है कुछ, जैसे अधोलिखित में से कौन सा महासागर धारा नहीं है? कनारिज धारा नहीं, कनारिज धारा है, ओयासियो धारा है, हम्बोल्ट धारा है। एक अगुलास धारा नहीं है शीत महासागर की। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर को शीतल धारा कहते हैं? एक कौन सी को कहते हैं? बेंगुला धारा को। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? मैग्नीशियम सल्फेट का सबसे ज़्यादा योगदान है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है मृत सागर में। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? सारगेसो सागर। अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? लेक झील है जो वान, जिसमें 35% तक लवण पाया जाता है। जो महासागरीय धारा शीर्ष 3 से भिन्न है वह है पेरुवियन। महासागर में जलधाराओं के बहने का कारण है उपयुक्त सभी, जैसे वायु, दाब, हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय व ध्रुव प्रदेश का असमान तापमान के कारण। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। 90G ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। अब आता है महासागरीय तल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? गहरे समुद्री सागरीय मैदान। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। नंबर 4 पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धारा को प्रभावित करते हैं? इसमें 1, 2 व 3 करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन वर्गनों द्वारा चलायमान होती है। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। इनमें से वक्तव्य सही है 1, 2, 3 व 4 है। 1, 2 व 3 व 4 मतलब सारे सही हैं। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कनारे की धारा। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? इसमें कौन सी शीत धारा है? पेरुवियन हम्बोल्ट की धारा। निम्नलिखित में से किसका मेल नहीं है? ब्राज़ील की धारा, अटलांटिक महासागर, ये सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये गलत है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये सही है। अगुलास धारा हिंद महासागर, ये भी सही है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा? चैलेंजर है, मैरिना ट्रेंच है, जिसको निम्नलिखित महासागर में से किस एक में डायामेंटिनस परिखा स्थित है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में मानसून प्रभाव पाया जाता है, ये एक सही है। अब हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।